नमस्कार दोस्तों, होलकर हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बड़ी खुशखबरी के साथ मैं बता रहा हूं जो यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ गई हैं, या बोल सकता हूं यूपीपीसीएल टी2 में जो वैकेंसी आई हैं तुम्हारी, टोटल वैकेंसी हैं तुम्हारी 608 वैकेंसी आई हैं। दोस्तों कितनी आई हैं तुम्हारी? 608 वैकेंसी आई हैं। जो वैकेंसी आई हैं तुम्हारी, इसे बोल सकता हूँ वैद्युत सेवा आयोग, क्या तुम्हारे वैद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड SLDC परिषद निकट मंत्री आवास विभूति खंड फेज 2 गोमती नगर लखनऊ 22/60/10 से ये तुम्हारी विज्ञापन संख्या दिया तुम्हारे 03 वेशुआ 2020 टेक्नीशियन विद्युत की जो वैकेंसी आई हैं, ये इसमें मैं बता रहा हूँ बार बार, ये टोटल वैकेंसी आई हैं तुम्हारी कितनी आई हैं तुम्हारी 608 वैकेंसी आई हैं। जिसमें तुम्हारी जो भी तुम्हारा, जैसे मैं बता सकता हूँ इसका जो पद कोड दिया है, जो पद कोड दिया है दोस्तों, ये कितना दिया तुम्हारा 608 के अंतर्गत है। जो भी वैकेंसी है तुम्हारी, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी दी है तुम्हारी, जो तुम्हारी कितनी है तुम्हारी 300 या बोल सकता हूँ तुम्हारी 826 पद कोड के अंतर्गत दी गई हैं। अब इसमें जो वैकेंसी है तुम्हारी, टोटल वैकेंसी मैंने बताया था 608, और इसी के अंतर्गत तुम्हारे अनारक्षित की वैकेंसी दी है तुम्हारी 245 दी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग या बोल सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164 वैकेंसी दी है, और अनुसूचित जाति के लिए तुम्हारी 127 वैकेंसी दी है, और अनुसूचित जनजाति के लिए तुम्हारी 12 वैकेंसी दी है, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए तुम्हारी 60 वैकेंसी दी है। तो इस प्रकार तुम्हारी मैं बात करूंगा इसी पर, जैसे आगे दिया है इसमें, तो आगे क्या क्या दिया है इसमें, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। ये रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वैकेंसी को, यानी इन वैकेंसियों को आवश्यकता अनुसार तुम्हारी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी ये तुम्हारा किसके हाथ में होगा? ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है, यानी इसके पास क्या हो सकता है, ये तुम्हारा घटा या बढ़ा सकता है। और नेक्स्ट में आगे बात करूँ दोस्तों, इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास देखो क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, और तुम्हारा फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। यानी हमें फोटो युक्त क्या होना चाहिए, तुम्हारे पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। अब देखो पालियाँ इसमें दिया है, आगे नेक्स्ट दिया है तुम्हारा पालियाँ दिवसों में कराई जाएगी। जो भी तुम्हारी परीक्षा है तुम्हारी, यानी इसमें दिया है तुम्हारा विज्ञापति पद पर आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा, जैसे तुम्हारे विज्ञापन संख्या बोल सकता हूँ, यानी जितने भी तुम्हारे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे उस कंडीशन में तुम्हारे अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारी CBT परीक्षा कराई जाएगी। यानी ये पालियों में की परीक्षा की जाएगी तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं इसे, विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के प्रश्न संलग्न 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड किया जाएगा। जो भी तुम्हारा इसमें पहला पेपर होगा उसी के अंतर्गत ही क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, कौन सा पेपर हार्ड है या सरल है, उसी के अंतर्गत क्या होगा तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसमें दिया तुम्हारा प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होना। अब इसमें देखो आगे मैं बात करता हूँ, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के ही अनुमूल्य है, यानी अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट दिया है इसमें, देखो नेक्स्ट दिया है तुम्हारे इसमें, देखो हूँ केंद्र व राज्य सरकार या अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है। और देखो इसमें मैं बात करता हूँ, जो वेतन भत्ते की बात करता हूँ, जो वेतन दिया तुम्हारा इसमें देखो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत तुम्हारी मैट्रिक्स लेवल 4, यानी जो मैट्रिक्स लेवल दिया तुम्हारा 4 के अंतर्गत दिए तुम्हारे 27,200 रुपये तुम्हारी न्यूनतम स्तर व अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियमानुसार दे होगा। तुम्हारी जो इसकी जो तुम्हारे जो हमारे जैसे मैं बात करूँगा इसमें वेतन की, तो वेतन दिया तुम्हारा 27,200 रुपये दिया तुम्हारा। और मैं बात करता हूँ नंबर 2 की बात करता हूँ, इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, तो इसमें दिया हुआ अनिवार्य क्या क्या होनी चाहिए, आवेदन के समय अभ्यर्थियों के पास शैक्षिक यानी अर्हता का होना अनिवार्य है। तो इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें देखो सबसे पहले हमें होना चाहिए इसके लिए, तो दिया माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान या गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड यानी 2 वर्षीय अखिल भारतीय अन्य या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र NCVT का होना अनिवार्य है। जिसमें तुम्हारे जैसे इलेक्ट्रीशियन है तुम्हारा, और जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है तुम्हारा, और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण जो दिए गए तुम्हारी, इनके अंतर्गत तुम्हारी वैकेंसी है, या 2 वर्षीय तुम्हारे पास अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र दिया होगा तुम्हारा NCVT या SCVT का होगा, उसी के अंतर्गत तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और देखो नेक्स्ट में जैसे बात करूँ, आयु दिनांक तुम्हारी 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तुम्हारी अधिकतम कितनी होनी चाहिए आयु, 40 वर्ष तक के तुम्हारे विद्यार्थी इसमें स्टूडेंट बढ़ सकते हैं। और देखो नेक्स्ट दिया तुम्हारा दोस्तों, इसमें दिया तुम्हारा आयु में अनुमन्य छूट,
यानी आयु में कितनी छूट है तुम्हारी, तो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, नॉन क्रिमिनल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित और यानी संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तर प्रदेश में मूल निवासी होना आवश्यक है कि अभ्यर्थियों को जो क्या तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमूल है। यानी अधिकतम यानी तुम्हारी जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल कितनी है तुम्हारी 5 वर्ष की छूट है। जैसे 40 वर्ष है, 40 के वर्ष के बाद तुम्हारे जैसे 5 वर्ष की छूट होगी तो 45 वर्ष का तुम्हारा तो भर सकते हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासन देश में प्रभाषित एवं जिन्होंने सेवा में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, कोई द्वारा सेना की गई हो या पूर्व वर्षों में सेना अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु 15 वर्ष की छूट अनुमूल है। इनके लिए तुम्हारे जैसे तुम्हारे बोल सकता हूँ जैसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनमें जो भी रजिस्ट्रेशन बनेगा, रजिस्ट्रेशन बनने की उम्मीद है उनके लिए तुम्हारी 15 वर्ष की छूट दी जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है तुम्हारे, नेक्स्ट में बात करूँगा इसमें देखो इसमें बहुत सारे दिए हैं कंडीशन, आप पढ़ सकते हो इन्हें। और नेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ तुम्हारे ये मुख्य चीज़ें, इनके बारे में चर्चा करूँगा इसी में। तो देखो इसमें दिया तुम्हारे आवेदन शुल्क की बात करता हूँ। जैसे हमें रजिस्ट्रेशन भरना है उस कंडीशन में आवेदन शुल्क होगा तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, जो अनुसूचित या बोल सकता हूँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आवश्यक हैं उनके लिए तुम्हारे 700 रुपये का ड्राफ्ट है तुम्हारा, या बोल सकते हैं 700 रुपये की तुम्हारी क्या होगी तुम्हारी आवेदन शुल्क है, सॉरी क्या इसमें आवेदन शुल्क तुम्हारा 700 रुपये का है। और मैं बात करता हूँ समस्त श्रेणी के लिए, जैसे तुम्हारे समस्त श्रेणी के लिए कितना तुम्हारा 1000 रुपये है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा 1000 रुपये इसके आवेदन शुल्क है। जैसे मैं बात करूँ इसी में आवेदन शुल्क ने जो तुम्हारा आवेदन शुल्क है नेट बैंकिंग किसके द्वारा हम काट सकते हैं, आवेदन शुल्क है तुम्हारा आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट दिया तुम्हारा www.uppcl.org पर उपलब्ध है। देखो बैंक तुम्हारा चार्जेज दिया अभ्यर्थियों द्वारा अलग से दे होगा, जो भी चार्ज होगा इसमें अलग से देना होगा। नंबर 2 दिया इसमें आवेदन शुल्क में मद में जमा की गई धनराशि तुम्हारी नॉन रिफंडेबल है एवं किसी भी दिशा में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम चयन को सुरक्षित की जाएगी। अब देखो नेक्स्ट दिया है इसमें, नेक्स्ट के अंतर्गत जैसे मैं बात करूंगा इसमें तो दोस्तों इसमें आगे दिया है, आगे देखो मैं मुख्य पॉइंटों की बात करूंगा इसमें। तो मुख्य पॉइंट दिए तुम्हारे, तो इसमें सबसे पहले देखो जो भी परीक्षा हुई तुम्हारी CBT परीक्षा हुई तुम्हारी 3 घंटे की होगी। कितने की होगी दोस्तों, 3 घंटे की परीक्षा होगी। देखो 3 घंटे की परीक्षा दिया है तुम्हें। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 भाग का होगा जिसमें 3 घंटे का समय होगा। कितना होगा तुम्हारा 3 घंटे का समय होगा। और देखो नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें हमें देखो सबसे पहले मुख्य बात है इसमें हमारी जो CCC दिया तुम्हारा, तो इसमें दिया तुम्हारा प्रथम भाग दिया। इसमें प्रथम भाग में लिखित परीक्षा के CCC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान संबंधित वस्तुनिष्ठ आकार के प्रश्न पत्र होगा। यानी इसमें CCC जो CCC की ये बच्चों ने उसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, जो भी CCC के क्वेश्चन होंगे इसमें। यानी जो सिलेबस होगा तुम्हारे CCC के आधार पर सिलेबस दिया तुम्हारा, उस पर तुम्हारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। कितने होंगे 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 0 यानी बोल सकता हूँ 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर के रात में 1/4 अंक होगा। यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है जिसमें 1/4 के अंक के अतिरिक्त कटौती की जाएगी। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो तुम्हारे 50 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे कंप्यूटर के जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखो नंबर 2 पे दिया जिसमें कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी हमें कम से कम 20 अंक हमें अनिवार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्ह न मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे तुम्हारे जब तुम्हें इसमें तुम्हारे काट पीट के बाद तुम्हारे 20 अंक नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारी जो तुम्हारी द्वितीय भाग है तुम्हारा उसका मूल्यांकन नहीं होगा। नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। इसमें कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग में जैसे मैं बात करता हूँ द्वितीय भाग के निम्नलिखित पाठ्यक्रम में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित प्रमुख या बोल सकते हैं प्रत्येक के प्रश्न 0-1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत पर तुम्हारा 1/4
अंक का प्रदान किया जाएगा, यानी ऋणात्मक होगा। तुम्हारे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी तुम्हारी। अब देखो इसमें जो सिलेबस दिया है दोस्तों, तो सिलेबस दिया है इसमें, देखो सिलेबस देखना है तुम्हें। देखो पाठ्यक्रम दिया है, प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी और अधिकतम अंक कितने होंगे तुम्हारे। अब देखो सामान्य ज्ञान के लिए दिया है तुम्हारा, या बोल सकते हैं तार्किक ज्ञान के लिए तुम्हारे 20 प्रश्न होंगे, जिसमें अधिकतम अंक 20 ही होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा, 1 अंक का होगा। और सामान्य हिंदी आएगी तुम्हारी हाई स्कूल स्तर की आएगी, जिसमें तुम्हारे 15 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र कितना होगा, 1 अंक का होगा, यानी 15 अंक होंगे। और सामान्य अंग्रेजी या बोल सकता हूँ हाई स्कूल स्तर की जो क्या होगी तुम्हारी अंग्रेजी होगी, जिसमें 15 अंकों की होगी और इसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे प्रश्न पत्र होंगे। और तकनीकी विषय ज्ञान के लिए क्या होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। मैंने बताया था टेक्नीशियन के लिए जो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक के होंगे, यानी कुल कितने होंगे तुम्हारे 200 नंबर का क्या होगा तुम्हारा जो टोटल होगा तुम्हारा, जो 200 नंबर की क्या होगी तुम्हारी अंक तालिका होगी, या बोल सकता हूँ जो भी अंक होंगे तुम्हारे 200 नंबर पर ही क्या होगी तुम्हारी मेरिट लिस्ट में। जैसे मैं बात करूँ इसी में चयन हेतु द्वितीय भाग के लिए परीक्षा कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कम से कम हमारे टोटल हैं तुम्हारे इसके 33% अंक हमें अनिवार्य लेना है। ऐसी कंडीशन में तुम जब 33% नंबर नहीं ला सकते हो तो ऐसी कंडीशन पास नहीं कर सकते, जिसमें अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर इन्हें चयनित प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। कम से कम हमारे 67 अंक होने चाहिए इसमें। दोस्तों मैं आगे बात करूँ इसमें उपयुक्त निर्धारित संबंधों में अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग में लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंक पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। नेक्स्ट दिया तुम्हारा 5 नंबर पर दिया जाए, तुम्हारा जो 5 नंबर पर दिया है उपयुक्तानुसार 200 अंक की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, जैसे तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके समान अंक पाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को ज़्यादा श्रेष्ठता सूची के ऊपर रहेगा, जिसके अप्रेंटिस की गई हो या किसी अधिक अप्रेंटिस के विद्यार्थियों को ये पात्र हो या अधिक उम्र की अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। जैसे तुम्हारी अप्रेंटिस कर ली हो या उसकी उम्र अधिक हो, ऐसी कंडीशन में उसे सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट जैसे मैं बात करता हूँ इसी में नंबर 6 की बात करता हूँ, परीक्षा प्रक्रिया में संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली या कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। जो भी निर्णय लेना है तुम्हारा जो यूपीपीसीएल है तुम्हारा, उसी के अंतर्गत ही निर्णय या बोल सकते हैं परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली या बोल सकते हैं कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग के प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें परीक्षा स्थल की बात करता हूँ। परीक्षा स्थल होगा तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ इसमें जो होगा तुम्हारा लखनऊ होगा, बरेली होगा, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षार्थियों की परीक्षा के स्थान पर बदला या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट नंबर 13 नंबर की बात कर सकता हूँ। इसमें आवेदन कैसे करें, देखो आवेदन कॉर्पोरेशन के वेबसाइट www.uppcr पर खोलें या अप्लाई ऑनलाइन पर इसे खोलें। ऐसी कंडीशन में तुम्हारे जो रजिस्ट्रेशन भरना है तुम्हारा यहीं से भरना है तुम्हारा यूपीसीएल या फिर www.uppcr ऑर्गेनाइजेशन पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट में आगे बात करता हूँ इसमें प्रवेश पत्र यानी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड वेबसाइट www.uppcr ऑर्गेनाइजेशन पर डाउनलोड करके एडमिट कार्ड डाक सेवा द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। तुम्हारी जो एडमिट कार्ड होगा वो डाक सेवा द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा तुम्हारा। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ इसी में, देखो आगे दिया तुम्हारा। नेक्स्ट में बात करूँगा इसमें 17 नंबर की बात करता हूँ। जो 17 नंबर दिया किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र में केवल नकलू होगा। महत्वपूर्ण दिया है आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ, यानी हमें आवेदन पत्र है तुम्हारा इसमें दिया तुम्हारा जो तुम्हारी तिथि है तुम्हारी 1/7/2020 से 22/7/2020 यानी परीक्षा यानी बोल सकता हूँ ये तुम्हारी आवेदन की तिथि है, या क्या बोल सकता हूँ आवेदन की तिथि तुम्हें फॉर्म फिल करना है तुम्हारी 1 तारीख से, यानी बोल सकता हूँ मैं 1 जुलाई 2020 से फॉर्म फिल यानी तुम्हारी साइट खुल जाएगी और खुलने के बाद तुम्हारे 22/7/2020 क्या होगी तुम्हारी लास्ट डेट होगी या अंतिम तिथि होगी। और नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें नेक्स्ट नंबर 2 पर दिया है तुम्हारा नेट बैंकिंग। मैंने बताया था जो भी तुम्हारे आवेदन का जो शुल्क होगा वो जो तुम्हारा नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ तुम्हारी 1/7/2020 से 22/7/2020 तक। थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड नंबर में दिया भारतीय स्टेट बैंक चालान ऑफलाइन द्वारा आवेदन
शुल्क जमा करने की तिथियां चालान दिनांक 22/7/2020 तक ही डाउनलोड किया जाएगा। इसमें 1/7/2020 से तुम्हारी 24/7/2020 तक क्या तुम्हारी लास्ट डेट है। और देखो इसमें दिया तुम्हारा आगे परीक्षा की संभावित तिथि, यानी तुम्हारी परीक्षा होने की संभावना तुम्हारा अगस्त में, कब की तुम्हारी दोस्तों, अगस्त 2020 की द्वितीय सप्ताह में होगी। यानी बहुत तेज़ी के साथ तुम्हारी परीक्षा होगी तुम्हारी, या जुलाई के 1 महीने बाद ही तुम्हारी परीक्षा हो सकेगी तुम्हारी अगस्त में। अगस्त 2020 में क्या होगी तुम्हारी द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना बताइए। इसमें दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो परीक्षा तुम्हारी बहुत तेज़ी के साथ होगी। जो भी स्टूडेंट हैं तुम्हारी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अब देखो जो भी तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होगा इस फॉर्मूले के द्वारा होगा, तुम्हारा जो फॉर्मूला दिया है इसके आधार पर इसे तुम्हारा जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस फॉर्मूले के आधार पर। नेक्स्ट देखो इसमें ये तुम्हारा दोस्तों मैंने जो बताया तुम्हारी यूपीसीएल के बारे में, यूपीसीएल टीई2 वैकेंसी के बारे में। मेरी वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।